मंदी से रियल एस्टेट बाजार में मंदी छाई हुई है। जहां एक तरफ प्रॉपर्टी कारोबार से लोग घर खरीदने से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट कानून जो है कई राज्यों में लागू होना शुरू हो गया है। बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को लेकर काफी सारी आपत्तियां जताई जा रही हैं। एक तरफ नोटबंदी की मार, वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट कानून को लागू करने में आपत्तियां आने से प्रॉपर्टी बाजार में और ज्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो गया है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में गलत तरीके से फंडिंग करने वाले बिल्डर्स भी इस सेक्टर से बाहर हो जाएंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के लागू होने से भी लोगों को काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल में लोगों को कई सारी खामियां दिखनी शुरू हो गई हैं। दरअसल लोगों के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल महाराष्ट्र में जो नियम बनाए गए हैं वो कानून के हिसाब से नहीं है। क्या कहता है आखिर रियल एस्टेट बिल और साथ ही क्या अधिकार होते हैं ग्राहकों के पास, ये सब आज हम आपको घर एक सपना शो में बताएंगे। साथ ही सुलझाएंगे आपकी हफ्ते भर की प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं भी और देखेंगे प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी खबरें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियल एस्टेट कानून के साथ। बिल्डरों की मनमानी पर नकेल डालने वाले रियल एस्टेट बिल ने अब कानूनी तौर पर लागू होने की आखिरी बाधा भी पार कर ली है। देश भर में रियल एस्टेट बिल को हर राज्य लागू करने में जुट गए हैं। कई राज्यों में बिल के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं। रियल एस्टेट बिल कानून का रूप ले चुका है और इस बिल के ड्राफ्ट को लागू करने की तैयारी हो रही है। लेकिन कई राज्यों में इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति भी देखने को मिल रही है। दरअसल जिस बिल के जरिए रियल एस्टेट के बिजनेस में पारदर्शिता आने की उम्मीद की जा रही थी, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियम उसी बात की सबसे ज्यादा अनदेखी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रियल एस्टेट बिल के ड्राफ्ट से लाखों की संख्या में लोगों को ऐतराज है। अब आपको बताते हैं कि क्यों इस बिल को लेकर लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल रियल एस्टेट रेगुलेटर के लिए नियम में सरकार ने केंद्रीय रेरा कानून की अहम बातें शामिल नहीं की है। इस बिल के सेक्शन 4(2) और नियम 3(2) की अहम बातें गायब हैं। मसलन रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के नियम में कुछ बातें छिपाई गई हैं, जिसमें बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, जमीन का टाइटल, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अपार्टमेंट का कारपेट एरिया, प्रोजेक्ट का प्रस्तावित प्लान, प्रोजेक्ट का पास हुआ प्लान, प्रोजेक्ट में दी जाने वाली सुविधाएं, प्रोजेक्ट में इस्तेमाल FSI का विवरण, सेल्स एग्रीमेंट और कन्वेंस डीड, प्रस्तावित बिल्डिंग और फ्लोर की संख्या, ओपन स्पेस का एरिया, ओपन पार्किंग की संख्या और कंस्ट्रक्शन की तकनीक की बातें शामिल है। वहीं महाराष्ट्र में रेगुलेटर की अपनी वेबसाइट होगी, जिसमें बिल्डर को प्रोजेक्ट रजिस्टर करना होगा। वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की जानकारी देनी होगी। प्रोजेक्ट के लिए 70% पैसा एस्क्रो अकाउंट में है और एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकालने के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, CA का सर्टिफिकेट लगेगा। इतना ही नहीं, ब्रोकर भी रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। शिकायत के लिए अपलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। लेट पेमेंट और पोजीशन पर एक जैसा ब्याज वसूला जाएगा। इसी के साथ बिल्डर पर जुर्माने और जेल का प्रावधान भी किया गया है। सेक्शन 4(2) और नियम 3(2) के तहत जमीन के बारे में पूरी जानकारी रेगुलेटर को देनी होगी। पार्किंग स्पेस का पूरा ब्यौरा देना होगा और अतिरिक्त FSI इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी। हालांकि इसका असर मौजूदा प्रोजेक्ट पर पड़ेगा, क्योंकि अभी बन रहे प्रोजेक्ट और बिना OC वाले सभी प्रोजेक्ट रेगुलेटर के दायरे में लाए जाएंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल मध्य प्रदेश रियल एस्टेट एक्ट के नाम से मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। इस एक्ट का फायदा ये होगा कि बिल्डरों की मनमानी थमेगी और घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा होगी। ये बिल लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल मई तक रियल एस्टेट कानून पूरी तरह से लागू हो सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए योजना बना रही है। यही वजह है कि शहरी विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से कहा है कि दिल्ली में रेगुलेटर की नियुक्ति के लिए नेटवर्क को तैयार करने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिया जाए, ताकि मई से पहले रेगुलेटर संबंधी सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा सके। मंत्रालय ने इस मामले में अब हाउसिंग मिनिस्ट्री से राय मांगी है। शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि चूंकि दिल्ली में रियल एस्टेट कानून लागू करने की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय के पास है,
इसीलिए इसकी चिंता ये है कि तय अवधि यानी अगले साल मई तक दिल्ली में ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि मई से पहले न सिर्फ रेगुलेटर और रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्यों का चयन कर लिया जाए, बल्कि उसके लिए ऑफिस, उनकी वेबसाइट और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर खत्री जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर बिल में इस तरह की खामियां होने से क्या बायर्स को समाधान मिल पाएगा या फिर बिल बनने से कोई फायदा होगा ही नहीं। सर, आपने देखा बिल जो ड्राफ्ट है उसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसकी वजह से जो बिल में खामियां आ गई हैं, और अगर वो लागू हो जाता है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्डर्स को तो छूट काफी तरीके से दी जा रही है। देखिए, जब जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था रेरा के ऊपर, अगर ये बिल में कुछ चीज़ें मिसिंग है तो हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल की कैटेगरी में रखेंगे। तो जो महाराष्ट्र ने जो बिल पास किया है, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि उसके अंदर जो मेन एक्ट आपका बोलता है कि साहब आप ये सारी डिटेल्स दीजिए, जैसे एरिया प्लान्स है, फ्लैट के कारपेट एरिया है, यानी मेन एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आपके स्टेट एक्ट में, महाराष्ट्र के एक्ट में, एमपी के एक्ट में और किसी एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब देखिए, आप सीधा सा बात है, जो चीज़ आप देना चाहते हैं डायरेक्टली, वो आप बेनिफिट दे ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ने लॉ नोटिफाई कर दिया कि सारे स्टेट इस लॉ को फॉलो करेंगे। अगर स्टेट ने इस तरह की अगर रेगुलेट करना है तो ये अल्टीमेटली ये जो रियल एस्टेट है ये रेगुलेट नहीं होगा। यानी कि जो कस्टमर्स को जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, वो आज भी मिसिंग है। तो हमारे हिसाब से अगर ये बिल है, या तो इसको अमेंड किया जाएगा या फिर इसकी वैलिडिटी को हाई कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वहाँ पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। सर, लेकिन मुझे ये समझाइए, आप ग्राहकों को कहा जाता है कि एक आपको रियल एस्टेट रेगुलेटर के थ्रू आपको भाई समाधान मिल गया, आपके पास एक रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई जिसमें आप जाकर शिकायत कर सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट टाइम पर मिलेगा, आपको फ्लैट मिल पाएगा, सारी सुविधाएं उसमें दी गई। लेकिन अगर हर राज्य को अपना अलग से बिल बनाना ही है और सेंटर के बिल को ध्यान में नहीं रखना है तो फिर क्या फायदा है? नहीं, देखिए, वैसे देखिए लैंड का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट वाइज गवर्न होता है, यानी कि हर स्टेट को अपनी अपनी पावर्स भी दी गई हैं। उस पावर का इस्तेमाल मेन लॉ के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे महाराष्ट्र ने अकेले, देखिए अभी तक जो किस्से आए हैं हर एक स्टेट का नहीं आया, हालांकि हरियाणा का नोटिफाई हुआ उसमें कुछ खास कमियां नजर नहीं आई, लेकिन जो महाराष्ट्र ने जो नोटिफाई किया है उसमें बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी हैं। यानी कि बिल्डर को जो चीजें देनी चाहिए थी अब वो चीजें नहीं देने की जरूरत है। यानी कि अगेन जो वहाँ का जो बिल्डर है महाराष्ट्र का पर्टिकुलरली, वो इन चीजों का एडवांटेज लेगा। तो जो एडवांटेज, यानी अगेन आपने मार्केट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ आया था, इसको मेन लॉ के हिसाब से आपको रेगुलेट करना था, ना रेगुलेट करके आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। सर, बतौर लीगल एक्सपर्ट आप किस तरीके की खामियां देख रहे हैं इसमें? आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्लॉज हैं? देखिए, जो मेन एक्ट कहता है कि आप बिल्ड कारपेट, यानी कि फ्लैट का एरिया है, कारपेट एरिया, वो इसमें मिसिंग है, आप नहीं बताएंगे। आपका लेआउट प्लान है, आपका प्रोजेक्ट कहाँ से अप्रूवल्स है, लैंड का टाइटल क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेन एक्ट में लिखी गई हैं। सर, लेकिन मेन चीजें तो यही है, अगर यही बिल्डर बायर को नहीं बताएगा फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। और बिल्डर के पास तो सारे आपने ये भी हथियार दे दिए कि आप फ्लैट को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह के प्रावधान भी हमने देखे, तो इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ आम कंज्यूमर को, तो आप तो नहीं लागू करते। नहीं, देखिए, जब महाराष्ट्र का एक्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो कॉन्ट्रेरी है, जो मेन एक्ट के हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रेरी है उसको तो कोर्ट सेटल कर ही देगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट ने सेंट्रल एक्ट को फॉलो करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। यानी कोई भी कोर्ट होगी वो सेंट्रल लॉ को ही फॉलो करेगी। अगर इनका लॉ में कुछ खामियां हैं, ये खामियां ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से, मेरे हिसाब से, इम्प्रूव भी हो जाएंगी। अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मैं फिर से कहूंगा हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, इनकी वैलिडिटी को भी चैलेंज कर सकते हैं। देश में मंदी छाई हुई है, लेकिन इस मंदी के दौरान भी दिल्ली का प्रॉपर्टी बाजार गुलजार हुआ है। दरअसल दिल्ली के लटियन जोन पर मौजूद पृथ्वीराज रोड पर एक सबसे बड़ी बंगले की बिक्री हुई है। अब तक की ये सबसे महंगी डील मानी जा रही है। दरअसल पृथ्वीराज रोड पर मौजूद बंगले की कीमत 435 करोड़ रुपए आकी गई है। आखिर नोटबंदी में इतनी बड़ी डील कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कौन है इस बंगले का मालिक और साथ ही कैसा है ये बंगला, चलिए आपको दिखाते हैं।
दिल्ली और रियल एस्टेट बाजार में छाई मंदी के बावजूद लटियन जोन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मंदी रियल एस्टेट बाजार में छाई हुई है और दिल्ली के लटियन जोन में एक बंगलों की कीमत 435 करोड़ रुपए आकी गई है। ये जो आप मेरे पीछे बंगला देख रहे हैं, बंगला नंबर 28 पृथ्वीराज रोड पर ये जो बंगलो है, इसकी कीमत जो है तकरीबन 435 करोड़ रुपए आकी गई है और इसको खरीदा है पृथ्वीराज रोड पर मौजूद 28 नंबर बंगलों को खरीदा है रेणुका तलवार डीएलएफ के मालिक केपी सिंह की बेटी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल जो है यहाँ पर इंटीरियर का काम तेजी से हो रहा है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है आप देख सकते हैं हो रहा है और जो चेंजेस जो हैं रेणुका तलवार अपने हिसाब से इस बंगले में अब करवा रही हैं। अगर हम पृथ्वीराज रोड की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की औसतन कीमत जो है 8.8 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर है और सर्कल रेट के हिसाब से अगर देखी जाए तो इस प्रॉपर्टी की कीमत 383 करोड़ रुपए आंकी गई है। पृथ्वीराज रोड काफी पॉश इलाकों में से एक है। यहाँ पर साल 2015 में एक बंगले की बिक्री हुई थी, तकरीबन 173 करोड़ रुपए यहाँ पर बंगला पहले भी बिक चुका है सितंबर 2015 में। रियल एस्टेट बाजार में 435 करोड़ रुपए की बिक्री होना एक बड़ी बात है। एक बार फिर से इस डील ने लटियन जोन को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले लटियन जोन जो है मंदी के बाजार से नहीं बचा था, कीमतें जो है काफी कम हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त होने से माहौल जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। कैमरामैन गुलशन के साथ शिल्पी डुडेजा, इंडिया न्यूज। घर एक सपना शो में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सुलझाएंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी समस्याएं और साथ ही आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ खास खबरें प्रॉपर्टी सुपरफास्ट में। आप देखते रहिए घर एक सपना। दिल्ली, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में घर खरीदने वालों के लिए क्या है अच्छी खबर, देखते हैं प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरें इस हफ्ते की प्रॉपर्टी सुपरफास्ट न्यूज में। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस साल एक नहीं बल्कि 2 स्कीम लाकर ग्राहकों को नए साल का तोहफा देने वाली है। डीडीए जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लाने जा रही है। इस स्कीम के तहत 16,584 फ्लैट्स का निर्माण होगा। इसके अलावा हाल ही में डीडीए ने 13,000 फ्लैट्स की बिक्री को भी हरी झंडी दी थी। नई निर्माण योजना के तहत दिल्ली में 16,584 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। वही डीडीए इस योजना की आधिकारिक घोषणा जल्द ही करेगा। जानकारों के मुताबिक डीडीए ने हर जोन में फ्लैट बनाने की योजना बनाई है। द्वारका और रोहिणी जोन में भी एचआईजी और 1 बेडरूम वाले फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। वहीं 13,148 मकानों की नीलामी जनवरी में हो सकती है। ओडिशा में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। भुवनेश्वर में घर का सपना अब जल्द पूरा हो सकता है। राज्य सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1300 अफोर्डेबल मकान बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर चुकी है। अफोर्डेबल स्कीम के तहत ये मकान शांति नगर में बनाए जाएंगे। लगभग 7 लाख रुपए की लागत से एक घर को बनाया जाएगा। बीपीएल तबके के लिए घरों की कीमत 1.5 लाख रुपए रखी गई है। इसमें बाकी रकम राज्य सरकार और निजी डेवलपर द्वारा खर्च किया जाएगा। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीपीएल कैटेगरी के तहत ये मकान बनाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। ग्रेनो वेस्ट में लीज रेंट जमा नहीं करवा पाने वाले बिल्डरों को रजिस्ट्री की परमिशन नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से पोजीशन मिलने के बाद रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही थी और इससे बायर्स काफी परेशान थे। अब अथॉरिटी ऐसे बिल्डर्स को 3 किश्त में लीज रेंट जमा करने की फैसिलिटी देने जा रही है। पहली किश्त जमा होते ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इससे करीब 20,000 फ्लैट बायर्स को अपना फ्लैट मिल पाएगा। हर हफ्ते आपके हजारों की तादाद में भेजे गए सवालों पर हम अपने एक्सपर्ट से जवाब लेते हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारे जवाबों से सॉल्यूशन जरूर मिल जाता होगा। चलिए अब अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और लेते हैं आपके हफ्ते भर के भेजे गए सवालों पर उनकी राय Q&A सेशन में। मैं जयपुर में फ्लैट खरीदना चाह रहा हूँ। मेरा बजट 50 लाख के आसपास का है। प्लीज़ आप मुझे एडवाइस करिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ।
जयपुर के लिए लक्ष्य जो आपने 50 लाख का बजट सेट किया है, बजट के लिहाज से बहुत आपको अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर वैसे हम जयपुर को एज ए लोकेशन अप्रिसिएशन के हिसाब से भी देखें तो ये एक स्लीपिंग टाउन हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी में है, तो एक सेकेंड होम बायर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, तो मार्केट में हलचल बनी रहती है। आपने ये क्लियर नहीं किया है कि आप रीसेल में देखना चाह रहे हैं या आप नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। जयपुर की मेन सिटी में अगर आप देखते हैं तो वहाँ MI रोड है, आपका सी स्कीम एरिया है, देन यू हैव टोंक रोड, तो ये ऑप्शंस, ये लोकेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मेरे लिहाज से इन लोकेशंस पे 50 लाख के बजट से आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ सकता है। बट यही अगर आप जयपुर अजमेर हाईवे पर देखते हैं, जो बहुत सारे वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे बिल्डर्स वहाँ पर अच्छे फॉर्मेट्स लेकर आ रहे हैं, वहाँ अगर आप एक्सप्लोर करेंगे आपको काफ़ी चॉइसेस मिल सकती हैं। प्लॉट्स, फ्लोर्स, फ्लैट्स आप वो देख सकते हैं, और 30 से 50 लाख के ऑप्शन के बीच में आपको आपके अच्छे चॉइसेस मिल सकती हैं। घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार ना हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं या फिर आप कोई सुझाव हमें अपना भेजना चाहते हैं या आप अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक यू टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।